हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एकेडमी। पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक विल कम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स में इसमें से आर्टिकल से रिलेटेड या जजमेंट से रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट जो भी हुए हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक टॉपिक एक ऐसा है जिसके एग्जाम्पल आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, और GS2, GS1 स्पेशल इंडियन सोसाइटी उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा पेशेंस रख के इसको समझिए। आप एक ही गो के अंदर इनके आर्टिकल्स याद करने की कोशिश ना कीजिए, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट कि क्या किस आर्टिकल के अंदर क्या पर्सपेक्टिव है और क्यों उसका इनिशिएशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग के अंदर इन आर्टिकल्स को इंकलकेट करेंगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो एंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं वाया चैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, आपको जो भी डाउट आए प्लीज़ आप मुझे वाया चैट पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। आई होप आपके पुराने लेक्चर्स देख रहे हो एंड आई हैव टोल्ड यू टू रीड NCERTs ऑफ फ्रॉम 6th to 12th NCERT। उसके बाद जब हम ये पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप लक्ष्मीकांत जो एक बुक है उसको कीजिए। उसमें लक्ष्मीकांत में पीछे काफ़ी सारे MCQs दे रखे हैं जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़िए। और उसके बाद उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हेलो, नाउ मानसी, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है। Now am I audible? Hello, now please respond. Am I audible? Okay. सो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको ये बोल रही थी कि मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 6 से लेके 12 तक की आप NCERT पढ़िए पॉलिटी में। वो आप पढ़िए, जब हमारा पॉलिटी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक लक्ष्मीकांत बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो रेफ़र कीजिए। उसके अंदर आप टॉपिक वाइज चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, जो भी यहाँ कवर हुए हैं उसका काफ़ी एडवांस वर्जन उसके अंदर दे रखा है। मोर ओवर यही टॉपिक्स हैं। उसके बाद PYQs दे रखे हैं टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो UPSC में पूछे गए थे वो सॉल्व कीजिए MCQs। उसके बाद टॉपिक वाइज MCQs सेपरेटली दे रखे हैं फॉर द प्रैक्टिस, वो कम से कम 400-450 के करीब उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो पॉलिटी पूरी हो जाए तो उनको करके देखिए, देन यू विल रियलाइज़ कि टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप कितना इंकलकेट कर पाए हैं अपनी मेमोरी के अंदर, या फिर किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अभी क्या अप्रोच रहती है। ये आपका हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो अभी आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं और ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर लेट से स्टैटिक टॉपिक अगर पूछा जाता है GS2 पेपर के अंदर, तो आप अगर फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिलते हैं और आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These articles are the main broad topics of fundamental rights. इसके अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे कि कैसे क्या राइट्स होते हैं वो अब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर है ये आर्टिकल 12 to 35 आते हैं। पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट है। मुझे आप बताइए कि हमने जो एग्जीक्यूटिव किया था वो कौन से पार्ट के अंदर आता है। कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे बताइए कि कौन से इसमें पार्ट के अंदर आता है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पुराने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं या थोड़ा भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फंडामेंटल दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA, फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब है
कि बेसिक जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है या फिर हमें जो भी राइट्स प्रोवाइड किया गया है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती है वो यहीं से फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के ही ली जाती है। जस्टिसेबल यानी कि जस्टिस मिलते हैं अगर उनका वायलेशन होता है तो। गारंटीड टू ऑल इस इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, ये सब कोई अवेलेबल है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट चाहे तो या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करा सकता है एज एन लॉ व्हेन एन रिक्वायर्ड। आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपको राइट्स प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 वो हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है उनकी टायरनी को हटाता है, रिमूव करता है। इट विल प्रोवाइड द डेमोक्रेसी की राइट्स जो होते हैं वो आपके वायलेट नहीं होने चाहिए। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल एंड डीपीएसपी इज द बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जो जजमेंट्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Now, additional information, right to property was deleted from the list by the 44th Amendment Act. This statement is important. ये prelims perspective से ये statement important है। Then it is made a legal right. अगर question पूछा जाए कि right fundamental right to property is a legal right, तो आपका जवाब होगा yes, ये statement correct है। It has been added under Article 300A Part 12 of the Constitution. So please इसको note down कर लो। This topic, this information is very important. At present there are only 6 fundamental rights, सिर्फ 6 fundamental rights ही at present available हैं। Now, फीचर्स क्या क्या होते हैं? These are claimed by the citizens against the state. ये सिटीजन जो होता है वो इनको क्लेम करता है, नॉट द वाइस वर्सा, यानी कि स्टेट ऑब्वियसली स्टेट क्लेम नहीं कर सकता, ये सिर्फ सिटीजन क्लेम करता है, क्योंकि सिटीजन ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इनका वायलेशन होने पे। सम ऑफ देम आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन, लाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, ये कोई भी बाहर फॉरेनर्स को, एनआरआईज को अवेलेबल नहीं है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं इन, मतलब इन पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर मोर इलेबरेट होते हैं देन एनी अदर फाउंड इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके लिए सेपरेट पार्ट बनाए गए। कैन यू इमेजिन, फंडामेंटल राइट्स के लिए सेपरेट पार्ट बनाए गए हैं, सेपरेट प्रोविजन है, सो ऑब्वियसली दीज आर द मोर इलेबरेटेड वे। These are available against the arbitrary action of the state. Arbitrary action of the state के अगेंस्ट अवेलेबल है। कुछ जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी होते हैं, लाइक प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि कोई कंपनी हो गया, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कोई इंसान ही हो गया, उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल होते हैं। सम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। नेगेटिव इन कैरेक्टर मतलब कि स्टेट विल नॉट डू लाइक दिस, नॉट जिसमें आ जाता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो सम्स आर नेगेटिव, नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। स्टेटमेंट जो होते हैं उनको नेगेटिव होता है, बट होते पॉजिटिव है, बट स्टेटमेंट उनका नेगेटिव होता है, बट सम आर पॉजिटिव। Article 19 can be suspended only on the ground of war and external aggression, external emergency, not on the ground of armed rebellion, that is internal emergency. ये हम डिस्कस करेंगे जब हम emergency टॉपिक पढ़ेंगे। They are not sacrosanct or permanent, they can be amended by the parliament. As I told you कि इन पे reasonable restrictions होती है, they are not absolute but are qualified. Guaranteed by the constitution to all the person without any discrimination. Constitution को इनको गारंटी देता है, कोई भी इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री। ये जो होते हैं वो गारंटीड एंड प्रोटेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। इट प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री, एज आई टोल्ड यू कि दीज आर द अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द state. Okay, they protect the liberties and freedom of the people against the invasion by the state. Same point. Now additional information, except article 20 and 21 all other right get suspended during the national emergency. ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी के अंदर कि क्या होता है। फिलहाल आप ये इन्फॉर्मेशन अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन। Scope of operation is limited by the article 31A, 31B एंड 31C। ये हम जब हम DPSP और फंडामेंटल राइट्स के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस विद द जजमेंट्स कि चंपकतन दराई रोजन एक केस आया था जजमेंट, उसके अंदर ये बोला गया था फंडामेंटल और DPSP के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो कैसे उनका सोल्यूशन है और किसको प्रेफरेंस दी जाएगी।
Most are self-executory, while few of them can be enforced on the basis of a law. Such law can be made only by the parliament, not by the state legislature. कुछ इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ठीक है, जो कि लॉ के बेसिस पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 17 हो गया, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इनको लॉ बनाने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाए थे। और जो लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाता है उनके लिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट, equal protection of laws, article 14, prohibition of discrimination based on the grounds of religion, race, caste and sex, etc. Equality of opportunity in matters of public employment, article 16. Abolition of untouchability, article 17. Abolition of titles, article 18. अब इनके अंदर 14 to 18 आर्टिकल्स आते हैं। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। सो दिस एनिमेशन इज़ वेरी गुड। हमारे टीम के एक मेंबर ने ये बनाया है, सो आई थिंक इट्स वेरी अट्रैक्टिव। जिस तरीके से उन्होंने ये पोस्टर पे दिया है, इट्स वेरी गुड। Now, right to freedom of Article 19 to 20. Right to freedom मतलब freedom of protection of 6 rights regarding freedom of speech, expression, assembly, association, movement, residence and profession. Protection in respect of conviction of offence. This is Article 20. तो हम इनको baffling हो रही है। I'm not getting you. क्या आप इसको रिपीट कर सकते हैं? राजपूत एंड राजपूत आईडी बैफलिंग हो रही है कैसे? मतलब आई एम नॉट गेटिंग दिस। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज आर्टिकल 21. राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, दिस इज आर्टिकल 21A. दिस हैज बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, दिस इज आर्टिकल 22. Right against exploitation, article 23 to 24. Prohibition of traffic in human beings and forced labor, article 23. तो जब भी forced labor के बारे में, child issues के बारे में questions आ सकता है, lack of child nutrition and education, तो आप इस article को add कर सकते हो. Prohibition of employment of children in factories, etc. So this is article 24. Right to freedom of religion, article 25 to 28. Freedom of conscience and freedom to profess, practice and propagate religions of one choice. कि आपके पास फ्रीडम है कि आप उनको कंसाइज करें, प्रैक्टिस करें और प्रोफेस करें उस रिलीजन को. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कि आप गवर्नमेंट जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी की प्रमोशन को रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स ले. फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. दिस इज फॉर मोस्टली फॉर minorities. Now 29 to 30, protection of religion, script, language, culture of minorities. जो भी minorities होती हैं, मुझे कमेंट में बताइए if you have read about or if you heard about what type of minorities are present in India. मुझे लिख के बताइए कि कितने minorities हैं जो present है इंडिया के अंदर. I would like to know from you. Right of minorities to establish and administer education institutions, ये आर्टिकल 30 है. Now, right to constitutional remedy. This article is very important. This is called as a soul of our constitution. by B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar जी ने बोला था कि this article is a soul of our constitution. Right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्टली मूव कर सकते हैं अगर हमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मंदामुस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड कॉरंटो. दीज आर द आर्टिकल 32 एंड दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Now fundamental rights available to citizen and non-citizen. Rights available to citizen, rights available to both. इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. Now फंडामेंटल राइट जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था. 15, 16, 19, 29, 30. प्लीज़ आप इसको याद रख लीजिए. बफरिंग हो रही है क्लास के अंदर. आई थिंक टेक्निकल इशू होगा. आप एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए, शायद आपको सही हो जाए. सबको ही बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है या इधर ही सिर्फ बफरिंग, किसी एक को ही बफरिंग प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज़ लेट मी नो.
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, याद कर लीजिए दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल होते हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। Article 29 protection of language, script and culture of minorities, and Article 30 right to minorities to establish and administer education institutions. See, हम सारे राइट्स जो होते हैं वो नॉन सिटीजन को नहीं दे सकते हैं। अगर नॉन सिटीजन को हम सारे राइट्स दे देंगे तो ये हमारे सिटीजन के अगेंस्ट, जो भी सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसको प्रोवाइड कराने के लिए सारे राइट्स जो हैं वो हमने नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए हैं, कुछ राइट्स ही दिए हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं वो हमने सिटीजन्स को दे रखे हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट राइट्स। तो प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बोथ ऑब्वियसली सिर्फ एक्सेप्ट एनिमी एलियंस और फ्रेंडली एलियंस हम पढ़ेंगे जब हम सिटीजनशिप डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद now these are 14, 20, 21, 22, 23, 24, ये 26, 27, 28 ये सिर्फ दोनों को अवेलेबल होते हैं और उनमें उन्हीं फॉरनर्स को अवेलेबल होते हैं जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं। फ्रेंडली एलियन है जिनके हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। वो आर्टिकल 6 to 11 के अंदर मेंशन है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स एंड लॉज। स्टेट की डेफिनेशन जो होती है वो आर्टिकल 12 के अंदर मेंशन है। एज पर द आर्टिकल 12 द टर्म स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट आ रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आएगी, स्टेट लेजिस्लेचर है तो ऑफकोर्स लोकल बॉडीज़ भी आएगी, म्यूनिसिपैलिटीज़ आएंगी, पंचायत आएगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएगा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आएगा, और कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो कि स्टैट्यूटरी हो, नॉन स्टैट्यूटरी हो। स्टैट्यूटरी मतलब जस्ट एनी बॉडी विच इज़ फ्रॉम मेड बाय द लॉ या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन से जो बनी है, एक्ट्स के थ्रू बनी है। एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि किसी कन्वेंशन के थ्रू आई है, किसी एक्ट एंड लॉ के थ्रू नहीं आई है, लाइक ALIC, ONGC, SAIL, public institutions like PSUs. According to Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of state. ये भी जो होता है वो मीनिंग के स्टेट के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 12। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 आएगा। इसके अंदर ये बोलते हैं आर्टिकल 13 ऑल द लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लास्ट क्लास में हम जुडिशियल रिव्यू डिस्कस किया था। प्लीज़ मुझे बताइए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। प्लीज़ राइट इट इन द टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल रिव्यू। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल कंस्ट्रेन, जुडिशियल एक्टिविज्म। सो टेल मी कि क्या होता है ये। आर्टिकल 13 जो होता है वो ये बताता है कि पार्लियामेंट जो है, सेंटर, स्टेट, कोई भी ये ऑर्डिनेंस जो होते हैं वो लॉ की डेफिनेशन दी गई है। तो लॉ की डेफिनेशन क्या हो सकती है? लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है या प्रेसिडेंट ने बनाया है वाया ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद केशवानंदा भारती केस आया था जिन्होंने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो है वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को वायलेट करता है तो। सो लॉ की डेफिनेशन दे गई है, बट लॉ को हम चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इसका मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इनके अगेंस्ट जाके कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको हम वापस से कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। किसी ने आंसर दिया है ल्यूसिड लिविंग सोल ने, जुडिशरी कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस और ओल्ड केसेस। राइट, एग्जैक्टली यही होता है, जुडिशियल जो अपने ही केसेस को रिव्यू कर सकती है, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। वेरी गुड।
नाउ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 आता है। आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आर्टिकल 14 जो होता है वो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट जो होता है वो डिनाई नहीं करेगा ये दो प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होता है वो ब्रिटिश ओरिजिन है। ठीक है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब होता है क्योंकि ये वर्ड आ गया है, दैट इज मीन्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन। आर्टिकल पॉजिटिव है, इंटेंट पॉजिटिव है, बट इस आर्टिकल की वजह से उसको ऐसा बोला जाता है कि दिस इज नेगेटिव इन कैरेक्टर। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑल द पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी लॉ एंड कोड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है ना, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि लॉ से पहले इक्वालिटी का मतलब कोई भी अगर हम लॉ बनाते हैं तो उसके अंदर हम सबको इक्वल पोजीशन पे रखेंगे। इंसान जो आएगा वो बिफोर लॉ आएगा। ओके, नो पर्सन इज अबव द लॉ, इसका मतलब होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी इंसान जो है वो लॉ से अबव भी नहीं हो सकता है। लॉ सुप्रीम रहेगा, लेकिन हमें लॉ इस तरीके से फ्रेम करना है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब ना करे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मेंटेन प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दिस इज अमेरिकन ओरिजिन एंड दिस इज अ पॉजिटिव नोशन। सो ये आर्टिकल के दो पार्टी हैं जिसमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन में है और एक जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ। ये सेम उन्हीं एप्लीकेबल होते हैं जो कि सिमिलरली सिचुएटेड होते हैं, लाइक इनको हमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें ट्रीट करना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का मतलब होता है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ये समझ आया? कोई डाउट है इसके अंदर? मतलब इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये समझ आया? ये कॉनोटेशन ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, दिस इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। दिस स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। दोनों को मिलता है, फॉरेनर्स को भी और सिटीजन को भी, लीगल पर्सन को भी मिलता है। रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन बाय एवी डाइसी ने क्या दी गई है? इट्स अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली इक्वालिटी जो होगा वो बेसिक फीचर ही होगा, इक्वालिटी को कभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इंडियन सिस्टम पे एप्लीकेबल है। इट इज़ अ प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट, मतलब इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोवाइड कराता है। इक्वालिटी जो होता है वो इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोवाइड कराता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर, ये इसकी एजेंसीज ये जो होती है वो एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, मतलब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। किसको? गवर्नर को। जैसे कि मैंने आपके साथ पिछली क्लासेस के अंदर प्रिविलेजेस डिस्कस किया था, तो वो प्रिविलेजेस किनको, इम्यूनिटीज़ किनको प्रोवाइड होती है? कुछ स्टेट्स को ही प्रोवाइड होती है। स्टेट्स में जैसे गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, MP MLAs हो गए, उनको अवेलेबल होती है। तो फिर उनके लिए ये एक्सेप्शन है कि कुछ हम स्पेशल लॉ या लीगल चीज़ें कुछ बना सकते हैं जहाँ पे उनको रियायत दी जाए, थोड़ा ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई जाए। आर्टिकल 31C ये जैसे कि देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 194 प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द लेजिस्लेचर और इन द कमिटी देयर ऑफ। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था व्हेन वी रेड दिस पार्लियामेंट चैप्टर। ना आर्टिकल 15 ये बोलता है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, इसका मतलब ओनली का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन दूसरे ग्राउंड पे भी प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ इनके बेसिस पे कि इसकी कास्ट ये है, इसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे दिया या इसको किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रिविलेज मिल गई, तो वो ये वर्ड प्रोहिबिटेड है। ठीक है ना, आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 है, सब क्लॉज 3, 4 है, जैसे कि, लेकिन फिर भी स्टेट के पास ये राइट है कि वो माइनॉरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको प्रोवाइड कराने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दे, रिजर्वेशन दे। तो ये जो है वो एप्लीकेबल होता है अपने एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी जो है वो ये हैं।
ठीक है। ओबीसीज के लिए वो सेपरेट रिजर्वेशन बनवा सकती हैं और लीगल राइट्स उनको सेपरेट कोटा दे सकती हैं, जैसे कि हम देखते हैं। उसके बाद उनके लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करा सकती है। एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15 93rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कोटा रिजर्वेशन का जो था वो दिया गया था। फिर EWS जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कोटा दिया, दीज आर द एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल 15। नाउ आर्टिकल 16 सेम है, बट यहाँ पे एक आ जाता है रेजिडेंस आ जाता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पे रेजिडेंस आ जाता है। लेकिन इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि स्टेट जो होते हैं वो अपने रेजिडेंस के हिसाब से उस स्टेट के अगर आप बिलोंग करते हो तो सेपरेट आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप स्टेट PCS का अगर देखते हो तो जैसे दूसरे से फॉर एग्जांपल MP का अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो MP के अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनकी कट ऑफ और जो बाहरी है उनकी कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये एक्सेप्शन है टू आर्टिकल 16 कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अलग रूल्स हैं उस चीज़ को लेके। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन है, बट रेजिडेंस के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्ट या लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे EWS के लिए फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई थी, वो भी इसी के अंतर्गत बनाई गई थी आर्टिकल 16। दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं और चाहे तो आप नहीं कर सकते। NCBC जो है वो हम पढ़ेंगे, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कि कब बनाई गई थी, स्टेटस बाय द इस एक्ट के थ्रू आया था। आर्टिकल 338, दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओके, नाउ आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को और इसकी प्रैक्टिस को फॉरबिड करता है इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में इसकी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अनटचेबिलिटी विद दिस एक्ट वाज अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसको एक्ट को हमने क्या नाम दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अनटचेबिलिटी जो है वो डिफाइन नहीं है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के अंदर। मैसूर हाई कोर्ट ने इसका मैटर जो है इसका ये बोला था कि इसका मतलब ये होता है, अनटचेबिलिटी का मतलब सोशल बॉयकॉट, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट। तो आप किसी भी इंसान को सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते हो और ये एक्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो ये एक्ट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं। सो ये आप सोसाइटी के अंदर भी जब आप आंसर लिखोगे या फिर सोसाइटी हो गया या गवर्नेंस हो गया, इनके अंदर इस आर्टिकल का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। तो आप चाहो तो इसको आर्टिकल को इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इन आंसर राइटिंग के अंदर। आर्टिकल 18 जो बोलता है वो अबॉलिश करता है टाइटल्स को। अबॉलिश द टाइटल्स यानी कि महाराजा, इन सबको अबॉलिश कर दिया गया था। ये प्राइवेसी एक्ट के अंदर भी हमने यही चीज़ देखी थी। ठीक है, कोई भी टाइटल कोई भी फॉरेन स्टेट से वो प्रोहिबिट करता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की कोई रिक्वेस्ट हो तो वो कर सकता है। देखो, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम द फॉरेनर स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी थी नेशनल अवार्ड्स की, लाइक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ये टाइटल मतलब ये टाइटल अडॉप्ट कर सकते हैं, पर कोई दूसरे जो टाइटल्स होते हैं वो हम नहीं ले सकते हैं, लाइक महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर। ऑल दीज हैज बीन कैन नॉट यूज एज अ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। यू हैव टू यूज मिस, मिसेस, मिस्टर एटसेट्रा। Now, Article 19, it's a right to freedom. It's come under Article 19 to 22. Article 19 जो बोलता है वो guaranteed देता है to all the citizens the 6 rights. These are the right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully and without arms, right to form associations or unions, right to move freely throughout the country, territory of India. मतलब आप कहीं पे भी ये चीज़ें कर सकते हो, like speech, एसेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट इसको बोलते हैं, रेजाइड इसको बोलते हैं,
एंड टू प्रोफेशन। ये दीज कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। ये कीवर्ड्स आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, इसका आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कोड वर्ड बना सकते हो कि इनको आर्टिकल को किस तरीके से याद करना है। Now, Article 19 had rights. Right to property was deleted by the 44th Fundamental Act and included under Article 300A. These 6 rights are protected only against the state action, not the private individual. मतलब private individual obviously मना कर सकता है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते हो, but state नहीं provide, state मना नहीं कर सकता है। Reasonable restrictions होती है इसके अंदर भी। Now, Article 1931, freedom of press, freedom of commercial advertisement, ये सब आप देखते ही हो। बस misuse of press is bad, misuse नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, that is bad। तो इसके negative points भी हैं जो कि आपके मेंस में important है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, ऑब्वियसली। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मतलब आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकते हो, अगेंस्ट लिखा है, नॉट अलाउड। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑब्वियसली DD1 के अलावा भी, दूरदर्शन के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं कमर्शियल। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, गवर्नमेंट एक्टिविटी में क्या हो रहा है, लाइक पीएम किससे मिल रहे हैं, क्या एक्ट हो रहा है, क्या पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हो रही है, किसी के बीच में कोई डेवलपमेंट चीज़ें साइन हुई है तो वो गवर्नमेंट की तो वो सिटीजन को जानने का पूरा अधिकार है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिकेटिंग बट नॉट टू राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक नहीं है, लेकिन आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो करते हो, रैलीज निकालना, वो कर सकते हो, बट आपको स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। आप कभी भी ये नहीं लोगों को इनकरेज कर सकते हो कि स्ट्राइक की जाए, ऑल्दो होता नहीं है बट स्टिल। इनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं जो कि ये दे रखे हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो सभी आर्टिकल के होते हैं। आप अपने कोडवर्ड बना के उनको याद कर सकते हो कि आप किस तरीके से उनको याद करना चाहते हो। फ्रीडम ऑफ असेंबली 19 सब क्लॉज 2, पीसफुल विदाउट आर्म्स, आप कहीं पे भी पीसफुली असेंबल कर सकते हो, असेंबली बना सकते हो, लेकिन विदाउट आर्म्स ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक लैंडफुल में पीसफुल मैनर ही होना चाहिए, विदाउट आर्म्स। वायलेंट नहीं होना चाहिए, डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए, राइटस नहीं होना चाहिए, राइटस नहीं होना चाहिए। ये राइट टू स्ट्राइक को इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। इसके अंदर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ओके। नाउ आर्टिकल सब क्लॉज 3, फॉर्म टू फॉर्म एन एसोसिएशन। एसोसिएशन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रकार का किसी के साथ एसोसिएशन बना सकते हो और यूनियन बना सकते हो, जिसमें राइट टू फॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप, कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई क्लब, इस तरीके से, ठीक है। ये नेगेटिव राइट है कि आपके पास ये भी है कि आप उस एसोसिएशन कोई बनाता है तो आप उसको, आपके पास ये राइट भी है कि आप उसको ज्वाइन ना करें। दिस राइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद यू। इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था कि ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, लेकिन वो आपका एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। आप ट्रेड यूनियन बनाइए लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो वो अगेंस्ट आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। मोमेंट हमने डिस्कस किया था कि आप स्टेट के अंदर कहीं पे भी सिटीजन अलाउड है कि आप इंटरस्टेट या इंटर स्टेट मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये होगी कि आप अगर एसटी के प्रोटेक्शन को, राइट को प्रोटेक्ट करते हो, लाइक जैसे कि बहुत सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स बनते हैं, वो इसी को ध्यान में रखते बनते हैं कि आप किसी के ट्राइबल लैंड को नुकसान ना पहुंचाओ और उस तो आपके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। दैट्स कॉल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो एग्जाम्पल आर्टिकल 19 जो बोलता है वो इंटरनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम बोलता है, मूव इनसाइड द कंट्री, एंड एक्सटर्नल मूवमेंट जो आर्टिकल 21 बोलता है, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब है कि सिटीजन जो है वो इस कंट्री के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकता है, ठीक है। इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री। इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होती है बहुत सारी। सुप्रीम राइट टू रेजिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर।
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आपके पास राइट है कि आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल हो गया, क्वालिफिकेशंस जो भी चाहिए होती है वो एक इंस्टीट्यूशन या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट उसके लिए सेपरेट लॉ बना सकती है कि हमें दिस क्वालिफिकेशन हैज़ बिन रिक्वायर्ड, दिस एज इज़ रिक्वायर्ड, वो लॉ गवर्नमेंट बना सकती है। बट आप प्रोफेशन कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो, वो आपके फेवर में है। नाउ Article 20. Article 20 means protection against the arbitrary and executive punishment to an accused person, citizen, like a company or a corporation. मतलब इसके अंदर ये होता है कि आपको कोई भी एक्सेसिव पनिशमेंट दी जाए उसके अगेंस्ट आपका क्या प्रोटेक्शन है, उसको हम कंसिडर करेंगे आर्टिकल 20 के अंदर। नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, यानी कि इम्पोज पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट ने आज लॉ बनाया है वो, और किसी ने कोई क्राइम जो है वो पहले कर रखा हो तो उसको तब पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। अब आज के बाद अगर वो कल करेगा उसको तब पनिशमेंट मिलेगी इस एक्ट के थ्रू। तो इट शुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। ओके, law and the force at the time of commission only on the criminal, not on civil law, टैक्स लॉ के लिए नहीं हो सकती। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि अगर आपने एक ही क्राइम किया तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी, आपको 2 बार सज़ा उस क्राइम के लिए नहीं मिल सकती है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन जो है अक्यूज पर्सन, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते वो कि खुद अपने अगेंस्ट कुछ बोले, विटनेस बने, तो वो कोई भी वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस हो सकते हैं। नाउ आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ बताता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज पर्सनल और लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो होता है वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोसीजर जो है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, और कोई भी प्रोसीजर है वो अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट नहीं होना चाहिए उस सिटीजन के प्रति। ड्यू प्रोसेस लॉ, दिस इज़ अमेरिकन, जहाँ पे हमें ये देखा जाता है कि कोई भी लॉ जो भी पर्सनल लिबर्टी के लिए बनाया गया है वो फेयर और जस्ट हो, मतलब वो फेयरेबल हो। कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेम सेक्स मैरिज को लेके कोई रूल बनाया गया है तो इट शुड बी फेयर टू देम, इट शुड नॉट बी अनफेयर टू देम। तो हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि गोपालन केस था, उसमें बोला था कि आर्टिकल 21 इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट द फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब ये है, ये नैरो इंटरप्रिटेशन थी क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट ही होता है। पर्सनल लिबर्टी सिर्फ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए नहीं होनी चाहिए, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उसके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होनी चाहिए। ये केसेस का एक्सप्लेनेशन है कि मेनका गांधी केस के अंदर क्या बोला गया था, ठीक है। मेनका गांधी केस के बाद राइट टू लाइफ का क्या मीनिंग था। फिर पुट्टुस्वामी केस आया था जिसने अभी आपका प्राइवेसी का बताया था कि प्राइवेसी इज़ अ नेचुरल राइट्स, तो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी हादिया केस के अंदर भी ये बताया गया था कि किसी भी इंसान का जो मैरिज है वो उसका खुद का डिसीजन होता है, तो वो किसी भी प्रकार से मैरिज कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आप ये आर्टिकल के प्रोविज़न नोट डाउन कर लीजिए। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं और ये मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो चिल्ड्रन तो 16 to 14 ईयर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 45 के अंदर डाला गया था। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। 51A के अंदर इसके को फंडामेंटल ड्यूटी भी बताया गया था कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स को जो है वो राइट प्रोवाइड कराए, एजुकेशन राइट। नाउ आर्टिकल 22। ओके, आर्टिकल 22 जो होता है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनको अरेस्ट और डिटेन कर दिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। इसमें आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जो भी डिटेंटिव है उसको प्रिवेंट किया जाए
जैसे कि कोई फॉल्स केसेस के अंदर अगर किसी ने अगर किसी को क्राइम करते हुए पकड़ लिया है, फॉल्स केसेस ने उसके अंदर डाल दिया है फॉल्स केसेस के अंदर, तो उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। दिस इज़ अ पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। आर्टिकल 22 उसी के मतलब बोला जाता है राइट टू कंसल्ट, कि उसके पास राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसका गुनाह क्या है, उसको परमिशन दी जाए कि राइट टू कंसल्ट, कि वो कंसल्ट करे अपने लॉयर से, ठीक है। राइट टू रिलीज आफ्टर 24 अनलेस, जब तक उसके पास मजिस्ट्रेट ऑथराइज ना करे, ये सब सेफगार्ड जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि डेफिनेट डिटेंशन जो होती है वो कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती है डिटेंशन, रिपोर्ट करना पड़ता है। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है ऑब्वियसली इन केस में अगर उसको 3 मंथ से एक्सीड करवाना हो तो, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बोथ। तो बेसिकली कोई भी अगर कन्विक्ट हो रहा है, ट्रायल के बाद हो रहा है, उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है कि वो आगे क्राइम ना करे या फिर वो गलती से उसका गुनाह हमें बताना है कि क्या हो, तो दैट्स कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको प्रिवेंट डिटेंशन कहा जाता है। तो उसके लिए आर्टिकल 22 है। नाउ आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन लाइक स्लेवरी, बॉन्डेज लेबर, ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें ना हो, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 23 के अंदर वो प्रोविज़न आएगा। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्सफुल लेबर, फोर्स लेबर, ठीक है। ये राइट जो है वो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम बोथ अगेंस्ट द स्टेट एंड द प्राइवेट पर्सनस, ठीक है। ऑब्वियसली कि आप किसी को भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स जो है वो हीनियस क्राइम है। ऑब्वियसली आप किसी को फोर्स लेबर कर रहे हो, स्लेवरी बना रहे हो, बॉन्डेज लेबर कर रहे हो, बेगर की तरीके से ट्रीट कर रहे हो, सो दैट्स द अगेंस्ट द देयर डिग्निटी एज वेल। सो आर्टिकल 23 जो होता है वो बेसिकली ट्रैफिकिंग को बचाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आउटसाइड द कंट्री एंड इनसाइड द कंट्री, इट प्रोटेक्ट द सिटीजन, ठीक है। इसके अंदर एज ऑब्वियसली मेंशन नहीं कर गई है। अगर किसी इंसान की कंपेल करते हो कि उसकी विल के अगेंस्ट वो काम करे, दैट्स फोर्स लेबर, सो ये भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल के कम के बच्चों को वो प्रोहिबिट करता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए। कोई भी हजार्डस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, मिनरल्स, माइनिंग, रेलवेज के अंदर। इसके अंदर एक्ट बना था सेपरेट, नेशनल कमीशन फॉर स्टेट्स और प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रन राइट्स भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए एक एक्ट बनाया था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसके अंदर चाइल्ड जो ऐसी जगह काम करते हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनके लिए एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी, प्रॉपर स्किल्स दिया जाएगा फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नाउ आर्टिकल 25 to 28, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं है सो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कोई डाउट है यहाँ तक। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके, नाउ आर्टिकल 25 ये बोलता है, 25 to 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 25 ये बोलता है कि जो सारे पर्सन्स जो होते हैं वो इक्वली एंटाइटल होते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं होता कि राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन, फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं। उनकी कंसाइंस में अगर आता है कि ओके लेट्स से टुडे आई वांट टू स्विच टू द क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या फिर जैनिज़्म, तो फिर मेरे पास वो कंसाइंस होनी चाहिए, मेरी आत्मा के अंदर होना चाहिए, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। तो दैट्स नॉट अलाउड। इट्स कवर्स रिलीजियस बिलीफ भी, कि जो भी मैं अपना रिलीजियस बिलीफ या डॉक्ट्राइन जो मानती हूँ उसके अंदर ये चीज़ भी इंक्लूड होती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कोई भी रिचुअल्स अगर हम करते हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। या जैसे कि फॉर एग्जांपल कृपान इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन, ठीक है। तो फिर ये उनको पूरा राइट है कि वो इस तरीके से करे। ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है।
आर्टिकल 26 में ये है कि कोई भी सभी रिलीजियस डिनोमिनेशन को है कि वो सारे राइट्स इनको फॉलो करे, कि वो अपना खुद का इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए अगर बना रहा है तो उनको मेंटेन भी कर सकता है, उनको इस्टेब्लिश कर सकता है। वो खुद के जो भी अफेयर्स होते हैं रिलीजियस मैटर में वो उनको फॉलो कर सकता है। उसके बाद वो खुद एक्वायर कर सकता है एंड ओन कर सकता है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। दिस इज ऑल्सो फॉलोड इन आर्टिकल 26। ना आर्टिकल 27 में ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी को भी कंपेल नहीं करेगा कि मेंटेनेंस और उसके लिए किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने के लिए ये नहीं करेगा कि आप उसको लिए टैक्स पे करो, ठीक है। उसके बाद ये प्रोविज़न जो है प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन। मतलब आप किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके दूसरे रिलीजन को नीचा नहीं गिरा सकते हो। सब स्टेट की नज़रों में सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए, क्योंकि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। रिलीजन है इसके अंदर, सो आप स्टेट के लिए सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि पॉलिटिक्साइज होती है चीज़ें या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो स्टेट के लिए सारे रिलीजन इक्वल होने चाहिए, इसके लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल 28 कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर मेंटेन नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है तो उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे कि आपको ये इस रिलीजन के अंदर, जैसे कि मान लो अगर कोई स्कूल है तो उसके अंदर कुरान पढ़ाया जा रहा हो, नहीं, अलाउड नहीं है। स्टेट फंडिंग है, अगर गवर्नमेंट फंडिंग है, मदरसा वगैरह बना सकते हैं सेपरेट। दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं लाइक जिनके मॉन्क्स जहाँ पे ठहरते हैं लाइक विहाराज एंड ऑल, वहाँ पे भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रीचिंग होती है, वो सेपरेटली बनाई जा सकती है। बट स्टेट फंडेड जो भी होते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाइक केवीज और नवोदय विद्यालय एक्सेट्रा, वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड करा सकते हो। आर्टिकल 28 जो है वो डिस्टिंग्विश करता है टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन होते हैं स्टेट, वहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होता है। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, मतलब एडमिनिस्टर स्टेट करता है, सेमी गवर्नमेंट जिनको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन किसी में वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड होते हैं कहीं कहीं स्कूलों में, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज मतलब जिनको बोला गया है कि हाँ ये क्राइटेरिया दिया गया है कि हाँ ये रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज स्कूल या रिकॉग्नाइज कॉलेज है, वहाँ पे आप वॉलंटरी लेवल पे प्रोवाइड करा सकते हो। जिनको एड मिलती है यानी कि फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से, वहाँ पे भी आप परमिटेड कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं होने चाहिए। Now Article 32, this is the soul of our constitution, as I mentioned earlier कि this article is very important. Article 32 तो जो है right to constitutional remedies for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि आर्टिकल 32 है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट्स दिस आर्टिकल इज कॉल्ड डिफेंडर एंड गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब आर्टिकल 14 से लेके 30 तक जिनको जो भी डाउट्स होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होता है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत रेमेडीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू रिट, Parliament can empower any other court to issue direction, orders and writs of all the kinds. Right to move the Supreme Court shall not be suspended. इसके अंदर ये है कि इसमें इसको सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोवाइड कराया है तो, लेकिन अब तक कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोवाइड नहीं कराया है। आर्टिकल 32 को करना ही पड़ेगा फॉलो, ठीक है। तो आप एक बार चाहो तो इसके प्रोविजंस लिख सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। आई होप आपको समझ आ रहा हो। कोई आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट अदरवाइज़ आपके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल गया है लिखने के लिए। सो ये आंसर अगर आप जजमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स को अगर इंकलकेट करोगे आंसर राइटिंग के अंदर तो आपको डेफिनेटली एज मिलेगी एंड इट विल गिव यू द वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अवेलेबल है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता ही है अवेलेबल है। इसकी जुडिशन जो है ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या रोल है, ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब हमने पढ़ा था, जुडिशरी जब हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस दिस 32, 226। ये ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ये कॉन्करेंट है। पहले हाई कोर्ट पे जाना चाहिए, फिर ही आगे मूव कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही इन्फोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ये सुना था ना, दिस रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट हमने पिछली जुडिशरी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, आप चाहो तो उनको रिकॉल कर सकते हो एक बार कि क्या था वो। रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। प्लीज़ जो भी ऑनलाइन है, मुझे लाइव क्लासेस के अंदर देख रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वाई दिस स्टेटमेंट वाज रिटन, रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, वेदर इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट और नॉट, और रीज़न उसका मुझे आप लिख के बताइए। रिट्स बहुत सारी टाइप की होती है, हैबस कॉर्पस, मैंडेमूस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरियन, क्वारंटो। ये मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खुद से आप देख लीजिए क्या रिट्स होती हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि हैबस कॉर्पस मीन्स हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि कोई भी जो पर्सन डिटेन्ड हुआ है उसको लाया जाए, पेश किया जाए, तो दैट्स कॉल्ड हैबस कॉर्पस। मैंडेमूस मीन्स वी कमांड। सो इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है ये देखिए। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, मतलब प्रोहिबिट करना, तो इसके अंदर क्या है वो एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आई थिंक इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और फैक्ट पॉइंट्स है, तो आप चाहो तो उनको याद कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कि क्या होता है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप इनको एक बार पढ़ लो, और इनको याद ही करना पड़ेगा आपको। सर्टियोरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। क्वारंटो मीन्स बाय विच अथॉरिटी, तो ये आप याद कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपैरिजन बिटवीन द रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये हमने टॉपिक जुडिशरी के अंदर कवर कर लिया है। जो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था उसका किसी ने भी जवाब नहीं दिया है, तो प्लीज़ ये स्लाइड पढ़ लीजिए, ये जुडिशरी में भी कवर हो चुकी है। रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नैरो, हाई कोर्ट की वाइडर जुडिक्शन होती है रिट जुडिक्शन वाई। तो ये आप स्टेटमेंट्स पढ़ लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 33, वेरी गुड। ल्यूसिड लिविंग सोल ने आंसर दिया है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट एंड अदर पर्पस। या दैट्स ट्रू। वीडियो ग्लिच, व्हाट वीडियो ग्लिच? प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख के दीजिए, ऐसा समझ नहीं आते। वीडियो ग्लिच मीन्स व्हाट? वीडियो आ नहीं रहा है, बफरिंग हो रही है, क्या इशू आ रहा है, प्लीज़ ये बताइए। ओके, नाउ आर्टिकल 33 से 35 जो है वो आर्म फोर्सेस के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बाय लॉज फंडामेंटल राइट्स इन द एप्लीकेशन टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सेट्रा। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है जो कि एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को फ्रॉम द रिट जुडिक्शन। तो ये आर्म फोर्सेस के लिए है, तो पार्लियामेंट चाहे तो इनके लिए लॉ बना सकती है कि इनके लिए सेपरेट रूल्स होंगे और इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स इन पे एप्लीकेबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, इनके बाद कोई भी इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल 33 है उनमें कोई भी अगर इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ separate special provision for parliament to make laws under article 33 and similarly article 34 के अंदर। सिमिलरली ये गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। मार्शल लॉ मतलब डिफाइन नहीं किया गया है, कोई स्पेसिफिक या सेपरेट प्रोविजन नहीं है, बट इट मोस्टली फॉर आर्म फोर्सेस, CAPF, CRPF, BSF, SSB एक्सेट्रा। आर्टिकल 33 के अंदर ये है कि आर्टिकल कोई भी लॉ
की भी फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्ट देता है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी ऐसा लॉ इनेक्ट कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट जो है वो उसी प्रॉपर एरिया में लगे, स्टेट के अंदर लगे या उसी पार्ट की कंट्री के अंदर लगे। जैसे फॉर एग्जांपल 16 मैंने बताया था रेजिडेंस, गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट को लेके लॉ बना सकती है। लाइक आपने स्टेट एग्जाम्स का एक एग्जाम्पल दिया था स्टेट सर्विसेज का। आर्टिकल 32 रेमेडीज़, 33 34 तो हमें पता ही है। आर्टिकल 17 इसके लिए भी गवर्नमेंट सेपरेट प्रोविजन बनाती है। मध्य प्रदेश में सेपरेट प्रोविजन है टचेबिलिटी के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, एंड महाराष्ट्र में सेपरेट है। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आर्टिकल 35 जो होता है वो एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट की, वो बना सकता है स्पेसिफाइड इश्यूज़ के अंदर। एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स 31A, 32, 31B, 31C ये जो है राइट टू प्रॉपर्टीज़ वाले राइट्स हैं जो कि इनके लिए सेपरेट अपने एक्सेप्शंस दे रखे हैं। आप पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में आप मुझे बताइए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो। क्लियर? राइट टू वोट, ये क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि राइट टू वोट जो है वो क्या है। तो राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फेमर्स एंड मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया था कि अभी सभी सिटीजन जो अडल्ट होंगे उनको ये प्रोविज़न है कि वो राइट टू वोट कर सके। राइट टू वोट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऑफ एक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है 2326 जो कि बोलते हैं उन सभी को राइट टू वोट है जो कि अबव द एज ऑफ 18 होते हैं। ओके 62 जो है सेक्शन वो भी एक्ट प्रोवाइड कराता है कि जो भी जिनका भी नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर है वो इंटाइटल होंगे राइट टू वोट। और 61 ने जो एज है वो डिक्रीज करके 21 से 18 ईयर्स तक कर दी थी। कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर? क्रिटिसिज्म भी है फंडामेंटल राइट्स के, लिमिटेशंस है बहुत सारी ऑब्वियसली। सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं देते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल राइट्स है लाइक राइट टू वोट, राइट टू रिसाइड, राइट टू मूवमेंट। मोस्टली इकोनॉमिक्स राइट्स नहीं देते हैं हमें। क्लैरिटी नहीं है, कहीं भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। परमानेंसी नहीं है, परमानेंसी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर क्वालिफाइड, इन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं तो उनकी परमानेंसी नहीं है। इमरजेंसी के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। रेमेडी एक्सपेंसिव होती है, प्राइस ज़्यादा होती है, हायर करने की प्रोसेस बहुत टाइडी होता है। हमने पिछली क्लास में किया था डिस्कस कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैकेंसीज़ नहीं, वैकेंसी बहुत सारी है, फिल नहीं हो रही है, ओवर बर्डन है जुडिशरी। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी, कोई कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन कभी भी लग जाता है। पार्लियामेंट के पास राइट्स हैं कि वो कभी भी बना सकते हैं, उनके पास पावर है। सिग्निफिकेंस ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोवाइड करा दी है। बुलवर्क है ऑब्वियसली, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी प्रोवाइड कराती है। सेक्युलर फैब्रिक को जो भी होता है उसको देखती है, लाइक रिलीजियस माइनॉरिटीज़। मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी को प्रोवाइड कराती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके पास राइट्स है कि वो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इन सब को प्रोटेक्ट करे।
इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, दिस हैज बीन डिस्कस। आउटसाइड द पार्ट, जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं है बट फंडामेंटल राइट्स है, आउटसाइड द पार्ट आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 जो है वो प्रोवाइड कराया गया है आपको पार्ट 12 के अंदर, ठीक है। नो स्टेट शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 के अंदर है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 301 पार्ट 13, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट शैल बी फ्री। आर्टिकल 326 पार्ट 15, अडल्ट सफरेज, जिसको हम कहते हैं राइट टू वोट। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उसके बाद पढ़ेंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये जस्टिसेबल है ऑब्वियसली। आपके पास अगर कोई भी इनके राइट्स को वायलेट होते हो फंडामेंटल राइट्स को, तो आप जा सकते हो कोर्ट के अंदर, लेकिन डीपीएसपी के अंदर ऐसा नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल जस्टिस बट दीज आर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, और ये जो होते हैं ये मेयरली ड्यूटीज़ ही होती हैं। लीगल सैंक्शन है फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करते हैं, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे लॉज बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई लीगल सैंक्शन नहीं होता डीपीएसपी में, और इसके अंदर भी कोई सस्पेंशन नहीं, लीगल सैंक्शन नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, डीपीएसपी जो होते हैं सोशलिस्ट भी होते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं फंडामेंटल राइट्स, किसी को लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली है। फ्रीडम टू राइट एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली है, कोई लॉ नहीं बनाया गया। ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते, इनके लिए लॉ बनाने पड़ते हैं। डीपीएसपी के लिए ये भी ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर ये वायलेट करता है कोई भी फंडामेंटल राइट को, तो कोई भी लॉ जो होता है उसके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, बट ये डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए। I'll give you 1 minute. क्लियर? दिस आर्टिकल का टेस्ट है ये, राइट टू प्रूव रिलीजियस फ्रीडम। ऑफ कोर्स आंसर्स हैं, बट मैं चाहती हूँ आप आंसर्स को ना देखें, आप एक बार क्वेश्चन को देखें कि मतलब आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो वही समझ आएगा कि आपको क्लास में कितना समझ आया है। गुड। So fundamental rights are over. ठीक है, अब हम मूव कर सकते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ सकते हैं डीपीएसपी। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? मैसेज कर दीजिए अगर डाउट है तो।
ओके मानसी, आपने डाउट पूछा है कि एक बार आर्टिकल 22 वापस बता दीजिए। मानसी, अभी हम डीपीएस पे कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स पे हम वापस आएंगे। आर्टिकल 22 बेसिकली वो होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को के लिए होता है, ठीक है। इट्स अगेंस्ट, अगर ट्रायल और डिटेंशन के अंदर अगर कोई बेवजह फंसा है तो उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से उसका ट्रायल हो, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी ऑथोरिटेरियन तरीके से हो। तो दैट्स आर्टिकल 22। अगर आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में वापस बता देती हूँ। बट अभी हम फंडामेंटल राइट्स हमने कंप्लीट किए हैं, अब हम डीपीएस पे स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? यू वांट ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है कि ब्रेक चाहिए? ठीक है। नाउ डीपीएसपी, इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो 36 से 51 आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सोर्स क्या है, क्रिटिज्म क्या है, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन और फिर केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट चलेगा। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से बोरोड लिए हैं। दे हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने आयरिश ने कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किए हैं स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मेंशन है पार्ट 4 में। मुझे कमेंट करके बताया कि फंडामेंटल राइट्स का कौन सा पार्ट था और कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल थे। क्विक, दिस इज़ अ क्विक टेस्ट। जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे कि फंडामेंटल राइट्स का कहाँ तक था और डीपीएस और कौन से आर्टिकल्स थे उसके अंदर। ठीक है। फंडा डीपीएसपी के लिए बी आर अम्बेडकर ने बोला दीज आर नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है वो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट, तो दिस इज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। गुड, लिविंग सोल ने आंसर दिया पार्ट 3, मानसी ने आंसर दिया आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम 14 to 18। गुड जॉब गाइज। DPSP lays down the goal of the philosophy as a socio-economic democracy और political democracy से जो अलग है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने बोला है कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि फंडामेंटल्स, ये प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल है, गवर्नेंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कुछ एक्ट्स बनाना चाहते हो या कुछ पॉलिसीज़ बनाना चाहते हो वल्नरेबल सेक्शन के लिए या इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, तो ये सारे आर्टिकल्स उसमें होने चाहिए। वेलफेयर जिनको प्रिंसिपल जिनको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस ने बताया था कि हारमोनी होनी चाहिए, हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल DPSP आर एसेंशियल फीचर। ऑब्वियसली एसेंशियल, बेसिक नहीं बोला है, एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब है कि हमें कोई ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जो कि किसी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो बट DPSP के अंडर आता हो। समझो, जैसे वेलफेयर प्रिंसिपल हो बट इट शुड नॉट बी द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो लाइक दिस। जैसे कि, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 39 B और C सब क्लॉज जो हैं वो शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते एंड वॉयलेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ये हम जजमेंट्स आएंगे आगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सेंस है। फंडामेंटल राइट DPSP के क्या प्रिंसिपल फीचर्स क्या क्या होते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेशन टू स्टेट। स्टेट का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन दे दी थी। स्टेट का आर्टिकल बताइए जल्दी से, स्टेट का आर्टिकल बताइए क्विक। व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ स्टेट?
मानसी ने बोला है आर्टिकल 12, गुड। ये मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट की अथॉरिटी पे कि स्टेट को इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा और इनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ये इंस्टैंड करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, ये सप्लीमेंट्री होते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। ये भी जो भी वैक्यूम होता है पार्ट 3 के अंदर उसको वो ना हो, इसलिए DPSP बनाया गया है। BN राव केस के अंदर ने रिकमेंड किया था कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। DPSP जो है उनको हम रिजेंबल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा गया था। DPSP जो है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम होते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। DPSP जो है वो वेलफेयर स्टेट को एम्बॉडी करते हैं, ठीक है। इनका एम होता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये हेल्प करते हैं कोर्ट को कि वो एग्जामिन करे इन डिटरमाइनिंग एंड एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। सो दीज आर द फैक्चुअल पॉइंट्स, जहाँ पढ़ लो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। नाउ क्लासिफिकेशन 3 प्रिंसिपल है, 1 इज सोशलिस्ट, देन गांधीयन, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट के अंदर ये आर्टिकल्स हैं, आप चाहो तो इनके प्रोविज़न इस तरीके से याद कर सकते हो, चाहो तो पूरे प्रोविज़न देख सकते हो कि कौन सोशलिस्ट हो सकता है, कौन सा गांधीयन हो सकता है, कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल हो सकता है। ओके, नाउ सोशलिस्ट, तो सोशल प्रिंसिपल जो होते हैं जो कि सोशल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, जो कि वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करता है, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 ये बताता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को हमें प्रमोट करना है, किस तरीके से, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल उनको राइट्स प्रोवाइड करा के। मिनिमाइज होना चाहिए इनके इनकम के अंदर, मतलब कम से कम इनइक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी हो, ठीक है। आर्टिकल 39 ये बताता है कि स्टेट पॉलिसी मस्ट सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब प्रॉपरली लाइवलीहुड को उनको प्रोवाइड कराया जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी को या एक सोसाइटी को रिसोर्सेज ज़्यादा मिल रहे हैं और किसी को कम मिल रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रिवेंटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है उनको प्रिवेंट किया जाए। इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए, ऐसा नहीं कि जेंडर डिस्पैरिटी हो, ऑल्दो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन स्टेट चाहता है कि ये सारे प्रोविजंस हो और उनके मद्देनज़र रखते ही उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाए। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट हो चिल्ड्रन को, तो इस तरीके की हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। 39A जस्टिस, फ्री लीगल एड, ये हमने जुडिशरी के टाइम पे डिस्कस किया था ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते वक्त कि हमें इक्वल फ्री लीगल एड एंड एड पर को। नाउ आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। आर्टिकल 42 हमें मटर्निटी रिलीफ प्रोवाइड कराना चाहिए। 43 लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन उनको मेंटेन रखना चाहिए, रेज करना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, तो ये भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। नाउ गांधीयन प्रिंसिपल जो होते हैं उसके अंदर आ जाएगा आपका आर्टिकल 40 आ जाएगा। गांधी जी क्या बोलते हैं, विलेज पंचायत, आपने पढ़ा ही होगा, खादी, चरखा, इन सब को प्रमोट करते हैं गांधी जी, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 40 के जो प्रोविजन होंगे वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आएंगे। आर्टिकल 43 लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन। 43V यानी कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। 46 मतलब गांधी जी हमेशा वेलफेयर पीपल को, वल्नरेबल सेक्शन को, उनके लिए काम करने को ज़्यादा कहते थे, तो वो कहते थे कि हमें इस तरीके की प्रमोशनल करनी चाहिए एक्टिविटीज़ जो कि इंटरेस्ट हो SC ST का एंड वुमेन का एंड पुअर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 47 ये कि ऑब्वियसली प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग। 48 प्रोहिबिशन अगेंस्ट द स्लॉटर ऑफ काउस एंड देयर ब्रीड्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब कि जो भी सोसाइटी को लिबरल थॉट प्रोवाइड कराए थे, लिबरल थॉट मतलब प्रोग्रेसिव थॉट्स प्रोसेस जो प्रोवाइड कराए, उसके लिए है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके लिए आर्टिकल 44 दिया गया है। शाहबानो केस के अंदर बोला गया था कि ये हेल्प करेगा इंडिया को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें सिविल कोड जो होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए,
ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अर्ली चाइल्डहुड केयर ये ऐड किया गया था 45 में। 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑब्वियसली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, तो लिबरल थॉट है, तो ये इसी के अंदर प्रोविज़न दिया गया है। 48A इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए थे, जो कि थे आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। ये 4 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन से प्रिंसिपल ऐड किए गए थे। ओके, नाउ 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 30। अब मुझे आप बताइए कि आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A ये किसके अंदर आते हैं? सोशलिस्ट, गांधीयन या इंटेलेक्चुअल? दिस इज़ अ क्विक टेस्ट, जस्ट कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, मुझे बताइए कि किस किस के अंदर आते हैं। थॉट प्रोसेस से सोचिए कि किसके अंदर आ सकते हैं। ना आर्टिकल 38 ये भी बताइए, ये एक जो है वो 44 के एक्ट आया था और ये 4 जो है वो 42nd के अंदर आया था। ये इम्पॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। नाउ 86, मैंने जब आपको आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स बताया था, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसके अंदर भी चेंजेस किए गए थे, सो नाउ इट्स इन DPSP। आर्टिकल 45 ये हमने डिस्कस किया था जब हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे। तो फिर उसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर, नाउ 97th एक्ट के थ्रू कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ बनी गई हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के अंदर भी आने वाला है, इको के अंदर ये टॉपिक आने वाला है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 97 एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। नाउ अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट अगर हो फंडामेंटल राइट्स में DPSP में। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक जो आपके मेंस GS2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि चंपकन दोराईराजन केस है, इसके अंदर बताया गया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो फंडामेंटल DPSP में तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, फंडामेंटल राइट जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सालों के बाद, 15 सालों के बाद इस केस ने बोला कि लेकिन पार्लियामेंट उन राइट्स को नहीं ले सकते हैं जो कि सैक्रोसेंट हो, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल जो है, यानी कि कोर्ट ने ये बोला गया था कि कोई भी अगर स्टेट DPSP को इम्प्लीमेंट करता है, कोई भी पॉलिसी बनाता है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट ने इसके अंदर अमेंड किया, पार्लियामेंट ने अमेंड किया कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सेपरेशन ऑफ पावर लाइक जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव। तो पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी ऐसा लॉ बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकता है। हैंस उन्होंने इंसर्ट किया आर्टिकल 31C, जो कि किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39 के प्रोविजन A एंड आर्टिकल 39 की प्रोविजन B को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। हमने पढ़ा था अभी आर्टिकल 39 क्या है, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 31C इम्प्लीमेंट किया, लेकिन ये बोला कि ये लॉ जो है वो कोर्ट के अंदर इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सो कैन यू सी द डेरोगेटरी एंड द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट कि किस तरीके से पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ को इनैक्ट करता है। नाउ केशवानंदा भारती केस, दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केशवानंदा भारती केस के अंदर ये बताया गया था कि 31C को इनवैलिड कर दिया गया था और ये बोला था कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट फिर सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया और बोला कि कोई भी लॉ वॉयलेट नहीं होगा, जो कि DPSP जो होगा वो वॉइड नहीं होगा अगर वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 19 को। मतलब सारे DPSP जो हैं वो अबव है आर्टिकल 14 एंड 19 से, ठीक है।
फिर मिनर्वा विल केस आया जिसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और एट प्रेजेंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली अबव है डीपीएसपी से। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड द पार्ट 4 335 पार्ट 16 में जो कि क्लेम्स करता है SC ST को सर्विस को, पार्ट 350A पार्ट 17 जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग, आर्टिकल 351 पार्ट 17 में जो कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो दीज आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट, आप ये आर्टिकल्स याद कर लो क्योंकि ये आर्टिकल्स प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछे जाते हैं। मैच द पेयर पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आर्टिकल 335 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है बट आउटसाइड द पार्ट 4 है। अभी हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट जो कि आउटसाइड द पार्ट 3 थे हमने पढ़े थे, वैसे डीपीएसपी जो आउटसाइड द पार्ट 4 हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स और इनके प्रोविजंस, सो प्लीज़ उनको एक बार आप याद कर लीजिए। क्लियर? नाउ डिफरेंस, हमने फंडामेंटल राइट्स की स्लाइड्स में डिफरेंस पढ़े थे, फिर से ही आ गया है। फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस पढ़े थे, क्या डिफरेंस थे। नाउ दीज आर अगेंस्ट द डिफरेंस, दीज आर बॉर्डर्ड फ्रॉम द यूएसए फंडामेंटल राइट्स, लेकिन डीपीएसपी मैंने बताया था आयरिश से लिया था, और आयरिश ने कहाँ से लिया था, स्वीडन से लिया था। दे आर प्रोहिबिटेड द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली क्या होता है प्रोविजन में, प्रोहिबिशन of this, no state shall be taken against, abolition of untouchability like this। लेकिन यहाँ पे ये स्टेट को प्रोवाइड कराता है कि आप चीज़ें करो यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, लाइक दिस इट इनकरेज स्टेट टू डू सर्टेन प्रोविजन। दीज आर जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट बट डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है, डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है। फंडामेंटल राइट्स का मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन होता है, लेकिन डीपीएसपी का लीगल सैंक्शंस होता है। फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को प्रमोट करता है, लेकिन डीपीएसपी कम्युनिटी को प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये मोस्टली कम्युनिटी के लिए है, जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लाइक दिस। इनके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं चाहिए होता फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन इनके लिए लेजिस्लेशन चाहिए होता है जो कि एक्ट्स हम बनाते हैं, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी एटसेट्रा। सिग्निफिकेंस यह है, डेमोक्रेसी के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूटी बना के रखता है। ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री होते हैं फंडामेंटल राइट्स को, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स तभी तो चल सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस तभी तो है जब कोई इसके लिए कोई पॉलिसीज़ बनाई जाए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो गवर्नमेंट कल लेके आती है स्वच्छ भारत अभियान या फिर सेम सेक्स मैरिज अगर लेके आती है तो दिस इज़ अ डीपीएसपी, लेकिन इसके अंदर ये मेक श्योर करती है कि आर्टिकल 21 वॉयलेट ना हो, आर्टिकल 19 वॉयलेट ना हो, आर्टिकल 14 वॉयलेट ना हो। तो डीपीएसपी के प्रोविजन जो होते हैं दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स। It enables a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment to the fundamental right. That's true. ये enable करती है opposition को कि वो अपना influence बनाए। अगर मान लो कोई policies DPSP obviously DPSP के मद्देनजर रखते ही policies formulate होती है, तो कोई अगर policy formulate होती है और उसमें DPSP की provision नहीं include होते हैं तो opposition उनको oppose कर सकता है कि इसके अंदर why it has not been included. It serve as a crucial test for the performance of the government. Government जो होते हैं वो DPSP में जो भी provision इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट उनके बेसिस पे ही रूल्स एंड टिकती है, स्टेबिलिटी आती है। इट सर्व एज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। नाउ लीगल सैंक्शन अथॉरिटीज एक्ट, ये हमने नालसा हमने पिछली क्लास में किया था, जुडिशरी के अंदर डिस्कस, बट एक बार फिर देख लेते हैं। ये मोस्टली उन लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिकल 39 हमने देखा था, फ्री लीगल एड एंड एयर। तो ये उन लोगों को एड प्रोवाइड करा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सेक्शन होते हैं, लाइक SC, ST, वुमेन, चिल्ड्रन, जिनके पास कोई और चीज़ नहीं होती, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं होता, उनको ही आप जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए जो आप सर्विसेज देते हैं दैट्स कम अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर। इसमें जैसे विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक आ गया, या आप मान लो आपकी स्टैम्पीड हो गई, उनको प्रोवाइड, उनके विक्टिम्स को एड प्रोवाइड कराने के लिए जो चीज़ें आती है दैट विल कम अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट।
पर्सन्स जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती वो कवर होते हैं। एयर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स जो भी होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, वो मोस्टली इसके अंदर कवर किए जाते हैं। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन, पॉलिटिकल राइट्स के पॉलिसीज़ फ्रेमिंग किसको ध्यान में रखता है? डीपीएसपी को। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एंड सोशल जो राइट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं डीपीएसपी के अंदर, और जो आपको पॉलिटिकल राइट जो होते हैं वो मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल, तो कभी कभी आपको आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ओके, सो गाइस हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, लाइक हमने फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कवर कर लिए हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रीलिम्स में कम आते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं, बट ये मेंस में इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो आप इनको किसी भी आंसर राइटिंग के अंदर आप लिखोगे तो आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप आर्टिकल्स धीरे धीरे याद करो। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स कहीं कहीं याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लाइक दिस, इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं। तो आप उनको याद कर लो। अगर याद नहीं होते हैं तो एटलीस्ट दिमाग में रखो कि हाँ ये आर्टिकल से रिलेटेड इस आर्टिकल तक हम यहाँ पे हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनको आंसर राइटिंग के अंदर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो कि किस तरीके से इन आर्टिकल्स को आंसर्स के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप देखो यूपीएससी के, उसके अंदर अगर आपको कोई इश्यू आता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसके अंदर है, तो देन लेट मी नो कि आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। कोई डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट टिल नाउ? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो सी यू इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक जो कि पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट है। सो टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।